नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो हैं कुछ जो कंपनियां, छोटी छोटी कंपनियां बच गई थी, जैसे कि डेनिश व्यापारी, स्वीडिश व्यापारी और फ्रांसीसी व्यापारी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग जो है कि इन सारी कंपनियों के बारे में पढ़ते हैं। और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर चल रहा था भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन, ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। डेनिश व्यापारी जो है ये अंग्रेज़ के बाद आया 1616 ईस्वी में। अंग्रेज़ के बाद क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अंग्रेज़ व्यापारी जो है कि 1608 ईस्वी में भारत आया था। वैसे तो अंग्रेज़ी कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में ही हो गई थी, लेकिन अंग्रेज़ी कंपनी 1608 ईस्वी में भारत आया था। और उसके बाद 1616 ईस्वी में ये डेनिश व्यापारी जो है, जो डेनमार्क के व्यापारी थे, वो भारत आए थे। इन्होंने 1620 ईस्वी में तंजौर जिला के त्रावणकोर में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। तो 1616 ईस्वी में भारत आते हैं और 1620 ईस्वी में क्या करते हैं ये कि त्रावणकोर में अपनी प्रथम फैक्ट्री जो है स्थापित करती है। और ये त्रावणकोर कहाँ है? तो तंजौर डिस्ट्रिक्ट में है। फिर उसके बाद 1676 ईस्वी में श्रीरामपुर बंगाल में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित करती है। इस प्रकार से ये डेनिश व्यापारी कुछ ज़्यादा दिन तक अपनी शक्तियों को बढ़ाकर नहीं रख सका, यहाँ पर अपने व्यापार को बहुत अधिक विस्तृत नहीं कर सका। और इन्होंने एक दो फैक्ट्री स्थापित करके अपने व्यापार को किसी तरह चलाया। और बाद में धीरे धीरे इनकी कंपनियां जो है कि भारत में जो कंपनियों का व्यापार था वो धीरे धीरे कम हो गया और ये भारत से चले गए। उसके बाद आता है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंपनी भी भारत आई, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना जो है 1731 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? तो 1731 ईस्वी में हुआ। लेकिन इसका जो व्यापार है, वैसे तो नाम क्या है? स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के नाम पर है, लेकिन इसका व्यापार भारत के साथ अच्छा चला नहीं। इसका व्यापार किसके साथ चला? तो चीन के साथ। यानी कि स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुई, लेकिन इसका व्यापार भारत के साथ अच्छा नहीं रहा। इसका व्यापार चीन के साथ था। तो इस प्रकार से ये जो है कि 1745 ईस्वी में अपनी सारी फैक्ट्रियों को बेच करके भारत से चले गए। और बेचा किसको? तो ब्रिटिश कंपनी को, यानी कि स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1731 ईस्वी में हुई थी। उनका व्यापार भारत से अच्छा नहीं चला, चीन के साथ उनके व्यापारिक संबंध अच्छे थे और इसलिए उन्होंने 1745 ईस्वी में अपनी सारी फैक्ट्रियों को ब्रिटिश कंपनी को बेच करके भारत से वापस चले गए, यानी कि भारत से चले गए। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा डेनमार्क की कंपनी, जो कि 1616 ईस्वी में भारत आई थी। 1620 ईस्वी में पहली फैक्ट्री और 1676 ईस्वी में श्रीरामपुर बंगाल में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। यदि आपसे कोई पूछे कि स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो आप क्या जवाब देंगे? 1731 ईस्वी में। फिर यदि पूछे कि स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री किसको बेचा, तो अंग्रेज को बेचा। कब बेचा? तो 1745 ईस्वी में। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर फ्रांसीसी कंपनी। इन दोनों कंपनियों के तुलना में फ्रांसीसी कंपनी जो है अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी एक ऐसी कंपनी थी जो कि अंग्रेजी कंपनी को बाद में टक्कर दे रही थी। जब ये फ्रांसीसी कंपनी भारत आई, तब यहाँ पर उन्होंने अंग्रेजी नीति को ही फॉलो किया, जो अंग्रेज व्यापारी जिस नीति को फॉलो कर रहे थे, साम्राज्य विस्तार करना, व्यापार को बढ़ाना, इधर उधर से राजाओं की मदद करके उनके राज्य क्षेत्र में जो है कि अपनी व्यापारिक अनुमति को प्राप्त करना, यानी कि व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करना। और साथ साथ बाद में इन्होंने अपने राजनीतिक हस्तक्षेप को भी बढ़ावा दिया, जिस प्रकार से अंग्रेजों ने भी राजनीतिक हस्तक्षेप को बढ़ावा दिया था। तो फ्रांसीसी कंपनी की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लुई 14वां की। फ्रांस में उस समय जो शासक थे वो कौन थे? लुई 14वां। याद रखना है इसको। तो लुई 14वां उस समय जो है फ्रांस में शासक थे। यदि पूछा जाए कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना जब हुई थी, फ्रांसीसी कंपनी की जब स्थापना हुई थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उस समय फ्रांस में शासक कौन थे? वहाँ के राजा कौन थे? तो लुई 14वां वहाँ के शासक थे। तो लुई 14वां की जो सरकार थी वो, और उसके एक मंत्री थे कालबर्ट। ये नाम भी याद रखना है, कालबर्ट। तो
काल्बर्ट कौन थे? तो फ्रांसीसी सरकार में जो लुई 14वां थे उसके मंत्री थे। तो उसके मंत्री काल्बर्ट और फ्रांसीसी सरकार की मदद से जो है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। कब की गई? 1664 ईस्वी में। अब ये याद रखना है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? 1664 ईस्वी में। और इसका नाम क्या था? कंपनी द इंडेंस ओरिएंटलिस। ये फ्रांसीसी लैंग्वेज में है, लेकिन यदि इसी को हम लोग हिंदी में समझें तो कह सकते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसको फ्रांसीसी लैंग्वेज में क्या कहा गया? कंपनी द इंडेंस ओरिएंटलिस। हो सकता है एग्जाम में आपको हिंदी वाला नाम ना दे करके ये नाम पूछ दे, तो फिर आप भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नाम था वो फ्रांसीसी लैंग्वेज में जिस समय उसकी स्थापना हुई थी, क्या नाम था? कंपनी द इंडेंस ओरिएंटलिस। कब स्थापना हुई थी? 1664 ईस्वी में। उस समय फ्रांस के राजा कौन थे? लुई 14वां। किसके मदद से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? लुई 14वां और उसके जो मंत्री थे काल्बर्ट, उसकी सहायता से कंपनी की स्थापना हो गई। इसके बाद जब ये कंपनी भारत आई तो भारत ना आकर के सबसे पहले ये फ्रांसीसी कंपनी जो थी, कंपनी द इंडेंस ओरिएंटलिस, कंपनी द इंडेंस ओरिएंटलिस सबसे पहले कहाँ पहुँची? तो मेडागास्कर द्वीप पर पहुँची। कहाँ पहुँची? मेडागास्कर द्वीप पर पहुँची। उसके बाद मेडागास्कर द्वीप पर पहुँचने के बाद जो है यहाँ पर फ्रांसीसियों का एक दूसरा दल कंपनी से चलता है 1667 ईस्वी में। कब चलता है? 1667 ईस्वी में एक दूसरा दल चलता है इस कंपनी से। उस दल का नायक जो था, नेतृत्वकर्ता जो था, अध्यक्ष जो था, उसका नाम था फ्रैंको कैरो। तो क्या नाम था? अध्यक्ष का नाम आप याद रखेंगे, क्या नाम था उसका? फ्रैंको कैरो। तो फ्रैंको कैरो जो है के अध्यक्षता में उसके अध्यक्षता में जो है कि फ्रांस से 1667 ईस्वी में एक दूसरा दल चला। इसी दल ने 1668 ईस्वी में भारत में पहली फ्रांसीसी कोठी जो है स्थापित की। अब देखिए, दूसरा दल कहने का ये मतलब हुआ कि पहला दल जो चला था वो तो कहाँ पहुँच गया? मेडागास्कर द्वीप पहुँच गया। और मेडागास्कर द्वीप पहुँच गया और वहाँ पर अपने व्यापार को स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया कि एक दूसरा दल 1667 ईस्वी में वहाँ पर से यानी कि फ्रांस से चला। और ये दूसरा दल जो था ये फ्रैंको कैरो के अध्यक्षता में, उसके नेतृत्व में, उसके लीडरशिप में ये दल जो है कि भारत आया। और भारत आने के बाद ये दल जो है 1668 ईस्वी में अपनी पहली फ्रांसीसी कोठी स्थापित करता है। कहाँ स्थापित करता है? सूरत में। आप इस बात को याद रखेंगे, सूरत में। एक बात और गौर करने वाली है कि सूरत में अंग्रेजों ने भी सबसे पहले सूरत में ही अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी 1608 ईस्वी में। आपको याद होगा कि जब अंग्रेज व्यापारी 1608 ईस्वी में भारत आया था तो उन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री 1608 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित की थी और उसके बाद 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। तो इस प्रकार से ये फ्रेंच व्यापारी हैं, फ्रांसीसी व्यापारी है, ये भी जब भारत आता है तो सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी 1668 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित करता है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ याद रखेंगे कि अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? सूरत में। और ये फ्रांसीसियों ने कहाँ स्थापित की? सूरत में। तो इस प्रकार से ये दोनों में एक लिंक हो जाता है। याद करने के तरीके से हिसाब से ये अच्छा रहेगा कि यदि पूछा जाए कि अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की, तो हम कह सकते हैं सूरत में, और फ्रांसीसियों ने तो सूरत में। अंग्रेजों ने कब की थी? 1608 ईस्वी में। फ्रांसीसियों ने कब की थी? 1668 ईस्वी में। लगभग 60 वर्ष का गैप है। फ्रांसीसी कंपनी जो है बहुत बाद में जो है कि भारत आया, यानी कि इनको भारत आने में बहुत देर हो गई थी। तो इस प्रकार से 1668 ईस्वी में पहली फैक्ट्री स्थापित की। फिर इसके बाद 1672 ईस्वी में मद्रास के निकट सेंट टॉमी को फ्रांसीसियों ने जीत लिया। तो किसको जीता? सेंट टॉमी को जीता। अब ये सेंट टॉमी जो था, ये जो जगह है, ये डचों के अधीन था। किसके अधीन था? डचों के, यानी कि डच व्यापारियों के अधीन था। तो डच व्यापारियों ने क्या किया कि गोलकुंडा के सुल्तान से मदद मांगी। और गोलकुंडा के सुल्तान कौन कौन थे इसके साथ? गोलकुंडा के सुल्तान,
गोलकुंडा के सुल्तान की सेना, गोलकुंडा के सुल्तान की सेना, और फिर इसके बाद जो है डचों की सेना, ये दोनों की सम्मिलित सेना से जो है ये फ्रांसीसी जो थे, फ्रांसीसी सैनिक हार जाते हैं। हारने के बाद जो है सन 1673 ईस्वी में फिर से ये जो सेंट टोमे है किसको देना पड़ा, डचों को देना पड़ा। अर्थात कहने का ये मतलब हुआ कि 1672 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने सेंट टोमे को डचों से जीत लिया। फिर डचों ने क्या किया, गोलकुंडा के सुल्तान की सेना के साथ अपनी सेना को मिलाया, यानी कि सम्मिलित सेना बनाई, और सम्मिलित सेना के साथ उन्होंने फ्रांसीसी सैनिक से युद्ध किया। और इस युद्ध में फ्रांसीसी सैनिक जो थे, फ्रांसीसी सेना जो है उसकी हार हो जाती है। और हार होने के बाद सन 1673 ईस्वी में फिर से जो फ्रांसीसी सैनिक है, फ्रांसीसी व्यापारी है, उन्होंने डचों को सेंट टोमे वापस कर दिया। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे पांडिचेरी की स्थापना। पांडिचेरी जो आज हम लोग जानते हैं उसकी स्थापना फ्रांसीसियों ने ही की थी। तो इन्होंने क्या किया कि सन 1673 ईस्वी में जो कंपनी के निर्देशक थे फ्रैंको मार्टिन, अभी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था फ्रैंको कैरो, ये फ्रैंको मार्टिन है। फ्रैंको कैरो कौन था, तो फ्रैंको कैरो जो था दूसरी दल जो कंपनी की आई थी उसका लीडर था। उसका कौन था, यानी कि कह सकते हैं कि उसी के अध्यक्षता में जो है कि कंपनी भारत आई थी, तो फ्रैंको कैरो था, ये फ्रैंको मार्टिन है। तो कंपनी के निर्देशक फ्रैंको मार्टिन इन्होंने क्या किया कि वेलिकोंडापुरम के सूबेदार शेर खां लोदी से एक छोटा सा गांव प्राप्त किया। याद रखना पड़ेगा इसको, थोड़ी सी समझने वाली बात है, थोड़ा सा दिमाग में लाइए कि सन 1673 ईस्वी की बात है। सन 1673 ईस्वी की बात है। कंपनी के निर्देशक फ्रैंको मार्टिन, कंपनी के निर्देशक कौन थे उस समय, यानी कि फ्रांसीसी कंपनी के निर्देशक थे फ्रैंको मार्टिन। तो फ्रैंको मार्टिन ने क्या किया कि वेलिकोंडापुरम के सूबेदार थे, उसका नाम था शेर खां लोदी। क्या नाम था, शेर खां लोदी। उससे एक छोटा सा गांव प्राप्त किया और उसी गांव को उन्होंने पांडिचेरी नाम दिया और उसके बाद पांडिचेरी की स्थापना हुई। 1674 ईस्वी में, यानी कि 1673 ईस्वी में इस पांडिचेरी की स्थापना होती है। किसके द्वारा, फ्रैंको मार्टिन के नेतृत्व में। और 1674 ईस्वी में इस बस्ती का इसे प्रमुख बनाया जाता है। यानी कि जो पांडिचेरी बस्ती थी उसका प्रमुख किसे बनाया गया, फ्रैंको मार्टिन को बनाया गया, जो कंपनी के निर्देशक भी थे। यहाँ पर शॉर्टकट में कंपनी लिखा हुआ है, कंपनी के निर्देशक थे फ्रैंको मार्टिन। तो 1673 ईस्वी में कंपनी के निर्देशक फ्रैंको मार्टिन ने वेलिकोंडापुरम के सूबेदार शेर खां लोदी से एक छोटी सी बस्ती प्राप्त की और इस बस्ती को उन्होंने नाम दिया पांडिचेरी। और एक साल बाद 1674 ईस्वी में उसे इस बस्ती का प्रमुख भी नियुक्त किया गया। फिर बाद में 1701 ईस्वी में पूर्व की जितनी सारी बस्तियां थी, फ्रांसीसी बस्तियां थी, उसका मुख्यालय किसको बनाया गया, पांडिचेरी को बनाया गया। तो यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि फ्रांसीसी जो बस्तियां थी, पूर्व की सारी फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय किसे बनाया गया था, तो पांडिचेरी को बनाया गया था। ये बात भी याद रखनी है, यानी कि पांडिचेरी को पूर्व की सभी फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1701 ईस्वी में। और पांडिचेरी की स्थापना कब हुई, 1673 ईस्वी में। फिर उसके बाद 1674 ईस्वी में इस पांडिचेरी का प्रमुख किसे बनाया गया, यानी कि फ्रैंको मार्टिन को बनाया गया 1674 ईस्वी में, एक साल के बाद। और 1673 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। पूर्व की सभी फ्रांसीसी बस्तियों का इसे मुख्यालय भी बनाया गया था। 1693 ईस्वी में डचों के दिमाग में क्या आया, उन्होंने इस जो फ्रांसीसी बस्ती थी यानी कि पांडिचेरी, इसको हड़प लिया 1693 ईस्वी में। तो 1693 ईस्वी में डचों ने इसे फिर फ्रांसीसी बस्ती को हड़प लिया। हड़पने के बाद जो है कि फिर ये फ्रांसीसी के अंडर में आने वाले जो ये पांडिचेरी थे, इसको 1697 ईस्वी में रिजविक की संधि द्वारा वापस किया गया। यानी कि रिजविक की संधि द्वारा
रिजविक की संधि द्वारा पांडिचेरी को फिर से फ्रांसीसियों को दे दिया गया। कौन हड़पा था? डचों ने। ये डच कैसे हड़प लिया इसको? तो डच जो थे अंग्रेज समर्थित थे, तो अंग्रेज समर्थित डचों ने 1693 ईस्वी में बना, कब था? 1673 ईस्वी में पांडिचेरी बना था, और 1693 ईस्वी में एकदम लगभग ठीक 20 वर्ष के बाद जो है, 20 वर्ष के बाद, यानी पांडिचेरी जब बना था 1673 ईस्वी में, उसके ठीक 20 वर्ष बाद 1693 ईस्वी में अंग्रेज समर्थित डचों ने इस पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से हड़प लिया। फिर बाद में 1697 ईस्वी में रिजविक की संधि द्वारा इसे वापस किया गया, यानी कि फ्रांसीसियों को वापस फिर ये मिल गई। 1674 ईस्वी में यानी कि जिस साल ये पांडिचेरी की स्थापना हुई थी उसके एक साल बाद 1674 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां, आप ये नाम पहले भी सुने होंगे, बंगाल के सूबेदार थे शाइस्ता खां। तो बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां ने एक जगह दी, किसको? इन फ्रांसीसियों को एक जगह दी, और उसी जगह पर 1690 और 92 के बीच इन फ्रांसीसी व्यापारियों ने चंद्रनगर की प्रसिद्ध कोठी बनाई। चंद्रनगर की यानी कि बंगाल के क्षेत्र में फ्रांसीसियों की ये प्रसिद्ध कोठी बनी, चंद्रनगर की कोठी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल के क्षेत्र में फ्रांसीसियों ने अपनी कोठी कहाँ पर बनाई थी? तो चंद्रनगर में बनाई थी, और ये किसके द्वारा दिया गया जगह था? तो शाइस्ता खां। तो बंगाल के सूबेदार थे शाइस्ता खां, जिसके द्वारा जगह दी गई थी, और उस जगह पर जो है व्यापारिक कोठी बनाई गई 1690-92 के बीच में। कौन सी कोठी? चंद्रनगर की कोठी। तो चंद्रनगर की कोठी किसने बनवाई? फ्रांसीसियों ने। कहाँ, किस क्षेत्र में बनवाई? बंगाल में बनवाई। कब बनवाई उन्होंने? 1690 और 92 ईस्वी के बीच में। और ये जगह जो है चंद्रनगर की कोठी जहाँ पर बनाई गई थी फ्रांसीसियों के द्वारा, ये जगह कब मिली थी? 1674 ईस्वी में। किसने दी थी? शाइस्ता खां। तो दिमाग में इस चीज़ को सेट करना है। यहाँ पर जितनी सारी चीज़ें मैंने लिखा है वो कालक्रम के हिसाब से है, एकदम ईयर वाइज है। आप देखेंगे यहाँ पर सन 1673 की बात हुई, फिर 93 की बात हुई, फिर यहाँ पर हम लोग ये सन 1674 की एक बीच में बात आ गई, फिर 1742, इस प्रकार से यहाँ पर ईयर बाय ईयर जो है कि मैंने चीज़ों को रखा है। तो सेट करना है। 1674 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां ने एक जगह दी, और उस जगह पर चंद्रनगर की प्रसिद्ध कोठी बनाई गई 1690 और 92 ईस्वी के बीच फ्रांसीसियों द्वारा। 1721 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पर, 1725 ईस्वी में माहे पर, और 1739 ईस्वी में कराईकल पर इन्होंने अधिकार किया। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि कभी कभी जो है कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि माहे पर फ्रांसीसियों ने कब अधिकार किया? तो 1725 ईस्वी में। कराईकल पर कब अधिकार किया? तो 1739 ईस्वी में। और मॉरिशस पर कब किया? तो 1721 ईस्वी। तो 1721, 1725 और 1739 ईस्वी आपको याद रखना है। मॉरिशस, सबसे पहले मॉरिशस याद रखना है। मॉरिशस को कब जीता? तो 1721 में, माहे को 1725 और कराईकल को 1739 ईस्वी में। इसके बाद 1742 ईस्वी में जो फ्रांसीसी गवर्नर बन के आया भारत में, उसका नाम था डुप्ले। ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध फ्रांसीसी गवर्नर बन के उभरा बाद में। 1742 ईस्वी में डुप्ले जो है फ्रांसीसी गवर्नर बनकर भारत आया, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध गवर्नर हुआ फ्रांसीसियों का। और उसके समय में फ्रांसीसी कंपनी सर्वाधिक, यानी कि सबसे अधिक प्रभुत्व कंपनी हुआ करती थी। यानी कि डुप्ले ने अपनी कंपनी को बहुत अच्छी तरीके से जो है कि निखारने का काम किया था। उसके कंपनी को अच्छी तरीके से उन्होंने सहेज के रखा था और उनके व्यापारिक गतिविधियों को विस्तार करने का काम किया था। तो इस प्रकार से डुप्ले जो है फ्रांसीसी गवर्नर में डुप्ले का नाम जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। तो डुप्ले 1742 ईस्वी में फ्रांसीसी गवर्नर बन के आया भारत, और उसके समय में कंपनी की जो प्रभुता थी सबसे अधिक थी। प्रभुता जो है, कंपनी की प्रभुताओं का विकास जो है उसके समय में सर्वाधिक हुआ। फिर इसके बाद जो है कि इस प्रकार से जब फ्रांसीसी कंपनी बढ़ रही थी आगे, तो अंग्रेज़ों को लगा कि कहीं फ्रांसीसी कंपनी भी
कहीं ना कहीं फ्रांसीसी कंपनी भी पूरे भारत क्षेत्र में मेरी तरह अपनी शक्तियों का विस्तार कर रहे हैं। 1742 ईस्वी में जब डुप्ले आया तो इन्होंने व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ जो है राजनीतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया। तो इन सारी बातों से अंग्रेजी जो कंपनी थी, जो अंग्रेज थे, उनके मन में एक दुविधा पैदा होने लगा कि कहीं ना कहीं ये फ्रांसीसी कंपनी हमें रिप्लेस करने तो नहीं आया, हमें यहाँ से भगाने तो नहीं आया। यानी कि अंग्रेज़ों को इन फ्रांसीसी कंपनियों की बढ़ती जो प्रभुता थी उससे डर होने लगा, और इस कारण से अंग्रेज कंपनी फ्रांसीसी कंपनी का जगह जगह विरोध करने लगे, उनसे खतरा मोल लेने लगे, युद्ध करने लगे। पहले तो इन्होंने इनडायरेक्ट रूप से युद्ध किया। कई युद्धों में उन्होंने जो है कि फ्रांसीसी कंपनी के जो विरोधी जो राजा हुआ करते थे, जो क्षेत्र हुआ करते थे, उनका उन्होंने मदद किया। और इसी दौरान जो है यहाँ पर अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच जो है कि बहुत युद्ध होता है। और इन युद्धों में हम लोग पढ़ेंगे कर्नाटक युद्ध को, जो कि अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच जो युद्ध जो होता है उनके युद्धों में महत्वपूर्ण युद्ध में ये कर्नाटक युद्ध आता है। इस कर्नाटक युद्ध के बाद जो है कि इसी कर्नाटक युद्ध के बाद जब कर्नाटक युद्ध खत्म होता है तो फिर उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी को लगता है कि अब उसकी जो वर्चस्व है, उसकी जो कह सकते हैं प्रभुता है, वो कम हो रही है, और धीरे धीरे जो है कि फ्रांसीसी कंपनी भारत से चले जाते हैं, उनकी प्रभुता खत्म हो जाती है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी के बीच होने वाले जो युद्ध हैं, कर्नाटक युद्ध को पढ़ेंगे। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे कर्नाटक युद्ध के बारे में, जिस कर्नाटक युद्ध के बाद यह क्लियर हो गया कि अब भारत में कौन सी व्यापारिक कंपनी ज़्यादा दिन तक रहेगी या यहाँ पर शासन करेगी। तो कर्नाटक युद्ध जो है कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ, तो आइए पढ़ते हैं हम लोग प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में। सबसे पहले प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी के बीच हुआ। ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था, यानी कि यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए युद्ध चल रहा था। उसी के कारण से, उसी के प्रभाव से भारत में भी अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच जो है उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। वैसे तो प्रत्यक्ष रूप से जब देखा जाए तो कर्नाटक में नवाब पद के उत्तराधिकार के लिए प्रत्यक्ष रूप से युद्ध जो है वो दिख रहा था, लेकिन उसके पीछे जो है ये दोनों कंपनियां, अंग्रेजी कंपनियां और फ्रांसीसी कंपनियां आपस में लड़ रही थी। यानी कि उत्तराधिकार के इस युद्ध में एक तरफ फ्रांसीसी कंपनी और एक तरफ ब्रिटिश कंपनी थी, अंग्रेजी कंपनी थी। तो यदि प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण जो था, कर्नाटक में नवाब पद के उत्तराधिकार के लिए युद्ध था, जो कि प्रत्यक्ष रूप से भारत में दिख रहा था। लेकिन इसके पीछे जो है ये दोनों कंपनियां आपस में लड़ रही थी। और इसका एक दूसरा कारण भी है कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, यूरोप में ऑस्ट्रिया के लिए जो उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच, उसका प्रभाव भी यहाँ पर था। इस युद्ध का जो अंत है एक्स-ला-शापेल की संधि 1748 ईस्वी के द्वारा हो जाता है। एक्स-ला-शापेल, तो आप देखेंगे 1746 से 1748 के बीच ये युद्ध हुआ, और 1748 ईस्वी में एक्स-ला-शापेल की संधि होती है। कहाँ पर होती है एक्स-ला-शापेल की संधि? यूरोप में होती है, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच, फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच एक्स-ला-शापेल की संधि होती है 1748 ईस्वी में। और उस संधि के बाद जो है कि भारत में भी ये प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हो जाता है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब हुआ, तो आप जवाब देंगे 1746 से 1748 ईस्वी, यानी कि 2 ईयर, यानी कि 2 वर्ष तक जो है कि ये युद्ध चला। 2 वर्ष तक ये युद्ध चला। 2 वर्ष ये युद्ध चलने के बाद 1748 ईस्वी में एक्स-ला-शापेल की संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत जो है किस संधि के द्वारा हुआ? एक्स-ला-शापेल की संधि। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। और वर्तमान भारत में उस समय कारण क्या था? कर्नाटक में नवाब पद के लिए उत्तराधिकार।
फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1751 से चलकर 1755 ईस्वी तक चला। और इसका कारण क्या था? कर्नाटक और हैदराबाद में, यानी मैं दोनों कर्नाटक और हैदराबाद दोनों एक दूसरे के साथ में, कर्नाटक में अलग और हैदराबाद में अलग। कर्नाटक में भी ये स्थिति बन रही थी कि वहाँ पर भी जो शासक के उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ा हुआ था, और हैदराबाद में भी शासक के उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ा हुआ था। तो ये दोनों कंपनियां क्या की कि दोनों जगह पर गई। ये ब्रिटिश कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी दोनों जगह जा कर के दोनों जगह पर जो दोनों पक्ष थे उन्होंने क्या किया, एक एक पक्ष को अपनी सहायता दी। यानी कि कहने का मतलब हुआ कर्नाटक में ये दोनों कंपनियां गई, तो यदि ब्रिटिश कंपनी एक पक्ष को सपोर्ट कर रही है तो ये फ्रांसीसी कंपनियों ने वहाँ पर दूसरे पक्ष को सपोर्ट किया और इन दोनों पक्षों को सपोर्ट करके एक दूसरे में लड़वाया। ये दोनों पक्ष तो लड़ रहे थे, लेकिन इसके पीछे जो है ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनी आपस में लड़ रहे थे। कर्नाटक ने ऐसा किया। फिर हैदराबाद में भी उसी तरह का सीन था कि हैदराबाद में भी उत्तराधिकार का जो युद्ध चल रहा था, उस उत्तराधिकार के युद्ध में ये दोनों कंपनियों ने दोनों विपरीत पक्षों की तरफ से भाग लिया और एक दूसरे की सहायता करके आपस में अप्रत्यक्ष रूप से लड़ाई की, युद्ध किया। तो ये था द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? कर्नाटक और हैदराबाद में उत्तराधिकार के लिए युद्ध। तो इसका कारण जो है कि यहाँ पर ये याद रखना पड़ेगा अच्छी तरीके से, ये ऐसा कर्नाटक युद्ध है जिसका कारण भारत में ही उत्पन्न हुआ था। यानी कि कर्नाटक और हैदराबाद के में जो उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था वही इसका कारण था द्वितीय कर्नाटक युद्ध का। कब से कब चला? 1751 से 1755 ईस्वी। और इस युद्ध का अंत जो है पांडिचेरी की संधि के द्वारा होता है। पांडिचेरी की संधि के द्वारा इस द्वितीय कर्नाटक युद्ध का अंत होता है। होता यूँ है कि जब ये युद्ध चल रहा था 1751 से 1755 ईस्वी के बीच, इस युद्ध के दौरान जो है कि ये ब्रिटिश कंपनियां और फ्रांसीसी कंपनियां आपस में लड़ती हैं। कभी ब्रिटिश कंपनी जीतती है, कभी फ्रांसीसी कंपनी जीतती है। इस युद्ध में ब्रिटेन जो है मजबूत स्थिति में था। ब्रिटेन क्या था? मजबूत स्थिति में था। तो पांडिचेरी की संधि द्वारा इस युद्ध का अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ कब हुआ? 1755 ईस्वी में है। और ये स्टार्ट कब हुआ था? 1751 ईस्वी में। कारण क्या था? कर्नाटक और हैदराबाद के क्षेत्रों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से चल करके 1763 ईस्वी तक चलता है। 1763 ईस्वी तक चलता है। इसका कारण बना यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध। वैसे सप्तवर्षीय युद्ध की यदि बात करेंगे तो यहाँ पर आप पीरियड देखेंगे, ये 5 साल का ही है। भारत में ये 5 साल 6 साल का ही पीरियड है। 58 से 63 तक लेकर के 5 साल का ही पीरियड बनता है। लेकिन सप्तवर्षीय युद्ध जो यूरोप में चल रहा था उसके 1-2 साल बाद जो है यहाँ पर कि तृतीय कर्नाटक युद्ध स्टार्ट हुआ। अर्थात ये सप्तवर्षीय युद्ध जो था उसी का प्रभाव पड़ने के कारण भारत में ब्रिटेन और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच ये तृतीय जो है कि कर्नाटक युद्ध हुआ। इस कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति है पेरिस की संधि द्वारा हो गई। यानी कि जो यूरोप में पेरिस की संधि हुई और सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ। इस समाप्ति के बाद जो है यहाँ पर भी सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति होने के बाद भारत में भी तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत हो जाता है। इस तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध होता है। वांडीवास का युद्ध होता है। ये वांडीवास के युद्ध ने ये तय कर दिया कि फ्रांसीसी कंपनियों की शक्ति अब कम हो रही है। फ्रांसीसी कंपनी अब भारत में अधिक दिनों तक नहीं टिक पाएगी, क्योंकि वांडीवास की संधि में जो है वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी कंपनी ब्रिटिश कंपनी से बुरी तरीके से पराजित हो जाता है। और इस पराजय के बाद फ्रांसीसी कंपनियों की शक्तियाँ भारत में धीरे धीरे कम होती गई और उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी भारत से सदा के लिए चली गई। और उसके बाद अंग्रेजी कंपनियों ने लगभग यहाँ पर आप जानते ही हैं कि भारत में लगभग 200 वर्षों तक उन्होंने अपना व्यापार किया, अपना शासन भी चलाया। तो कुल मिलाकर ये चैप्टर जो है कि हम लोगों ने आज पढ़ा। इस तरीके से हम लोगों ने जो यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन था, इस चैप्टर का पूरा थीम हम लोगों ने पढ़ लिया है। इस चैप्टर को पूरी तरीके से पढ़ लिया है।
अब जो है कि हम लोग नेक्स्ट जो है कि दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे, उसमें हम लोग उत्तर मुगल काल को पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपनी ज्ञान को बढ़ाते रहिए, ताकि जो आप जिस भी कंपटीशन का आप तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर आपका एक भी प्रश्न ना छूटे।